पार्टी आपको कभी झूठे वादे करती? कोई मेरे साथी बता दे सर, कभी आज तक मान्या बहन ने आपसे झूठे वादे किए? बहन जी एक बात कहती है चुनाव के समय में कि जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी हम बाबा साहब के संविधान को 100% लागू कर देंगे। और जिस दिन बाबा साहब का संविधान 100% लागू हो गया ये देश महाशक्तिशाली बन जाएगा सर, महाशक्तिशाली। इस देश में न गरीबी होगी, न जातिवाद होगा, न ऊंच नीच होगा। इस देश बंधुत्व के नारे पे बंद कर रहेगा साथी। लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहते इस देश के अंदर गरीबी खत्म हो जाए, ऊंच नीच खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए। ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर हमेशा गरीबी बनी रहे, जातिवाद बना रहा है, गरीब का बच्चा गरीबी में रहे और गरीब का बच्चा सिर्फ लेबर और मजदूरी करे। वो ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा इस देश में पढ़ लिख कर कलेक्टर, डिप्टी और एसपी बन जाए सर। और ये अवधारणा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास है और ये हमने करके भी दिखाया सर। जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी और मान्या बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो हमने सारे काम करके दिखाए सर। आपके बगल में साथियों आगरा है, आपके बगल में आगरा है साथियों, आपने देखा भी वहां पे हमने एक स्कीम लगाई 2009 में बहन कुमारी मायावती जी ने स्कीम लगाई। उसका नाम था मान्यवर श्री कांशीराम साहब आवास योजना। और उस आवास योजना के तहत 2-2 कमरे का फ्लैट बना करके गरीबों को लाखों, माने हजारों नहीं, लाखों गरीबों को हमने फ्री में बांटने का काम किया और सर्व समाज के गरीबों को वहां पर देने का काम किया सर। ऐसी तमाम योजनाएं थी। शिक्षा के क्षेत्र में योजना थी साथियों। उत्तर प्रदेश में जब बहन की सरकार थी उस वक्त सैकड़ों स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कई सारी यूनिवर्सिटी खोली गई साथियों। और आज क्या हो रहा है देश में? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार। अब आप बता दीजिए, आप 20 यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो पिछले 5-7 सालों में खोली गई। कहीं खोली गई साथियों? माने कि केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने 20 यूनिवर्सिटी और 20 डिग्री कॉलेज तक नहीं खोले साथियों। और मान्या बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। 2007 से 12 के बीच में हमारी बहुमत की सरकार है। 7 यूनिवर्सिटी हमने खोलने का काम किया साथियों। सैकड़ों हमने कॉलेज खोले साथियों, हजारों के रूप में स्कूल खोले। और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल सरकारी स्कूल बोलते हैं, उन स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है जिस शिवराज सिंह की सरकार सकती। जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनको बंद कर दी, जहां धन्ना सेठ के बच्चे पढ़ते हैं उनको चालू रखिए साथियों। इनका मकसद क्या हो गया? इनका मकसद ये हो गया कि गरीब के बच्चे मजदूरी करें, गरीब के बच्चे कभी आगे न बढ़े, इसलिए वो सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। और कोई बात नहीं है, इसलिए वो बंद करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होता है? जब गरीबों की बात आती है तो सबसे पहले लाभ वहां पे गरीबों को मिलता है साथियों। उत्तर प्रदेश में शिक्षा फ्री करेगी साथियों। जब मान्या बहन पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जो गरीब लेवल में आते हैं, गरीबी के रेखा में आते हैं, उनके बच्चों की कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। माने कि आपका बच्चा पढ़ने स्कूल में जा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो फीस है उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग भरेगा, आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की गई। अगर आपका बच्चा बीटेक करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, बीएड करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, तो सारी फीसें उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने भरने का काम किया सर, भरने का काम किया। अगर आपका बच्चा होनहार है, विदेश पढ़ने जाना चाहता है, तो उसका पैसा भी वहां की सरकार जो थी, माने बहन कुमारी मायावती सरकार जो थी, उसने भरने का काम किया साथियों। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक योजना निकाल के लाई गई, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, माता सावित्री बाई फुले योजना साथियों। शिक्षा के क्षेत्र में योजना थी साथियों। और शिक्षा के क्षेत्र में माने कि जो हमारी बहनें होती हैं वो कक्षा 8 के बाद पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती गांव देहात के अंदर साथियों, पैसे कमी भी होती,
तो बहन जी ने कहा कि हमारी जो बहनें कक्षा 8 पास करती हैं, अब इनके लिए हम एक योजना लेकर आए हैं। जो हमारी बहन कक्षा 10 पास कर लेगी उसे 15,000 रुपए का चेक मिलेगा और एक साइकिल मिलेगी, और जो बहन कक्षा 12 पास कर लेगी उसे 10,000 रुपए का चेक और मिल जाएगा सर। इस तरह की योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी, कहीं और नहीं थी सर। क्योंकि हमें दर्द था, माने बहन जी को दर्द था कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसकी भी बहन जी ने व्यवस्था कर दी। अब कहा बच्चे SDM कैसे बनेंगे, डॉक्टर बने कैसे बनेंगे, पढ़ाई तो पूरी कर रहे हैं। तो इसके लिए माने बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 6 कोचिंग कॉलेज खोल दिए। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से 6 कोचिंग कॉलेज खोले। एक कोचिंग कॉलेज तो आपका लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के पीछे, जिसे बोलते हैं भागीदारी भवन, एक हापुड़ में है साथी, और एक इधर आगरा में भी है, एक अलीगढ़ में भी है, और एक उधर आपके झांसी में, और एक आपका आजमगढ़ साइड में है। इस तरह के 6 कोचिंग कॉलेज खोले गए उधर, कि माने कि उधर गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे और पिछड़ों के बच्चे, जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उनके बच्चे तैयारी कर सके, IAS की तैयारी कर ले, या PCS की तैयारी कर ले, या बैंक की तैयारी कर ले, या मेडिकल की तैयारी कर ले, या इंजीनियरिंग की तैयारी कर ले, इसके इतना पैसा नहीं होता है कि लाखों रुपए हम कोचिंग में जाके फीस जमा कर दें। इसीलिए माने बहन जी ने उधर कोचिंग कॉलेज बढ़ा दिए। कहा कि उधर आपको बच्चों को सिर्फ आना है, आपके बच्चे उधर आएंगे, एडमिशन लेंगे, खाना फ्री मिलेगा, रहना फ्री मिलेगा, कॉपी किताबें ट्यूशन आपको सब फ्री मिलेगी सर, सब फ्री मिलेगी सर। और ऐसा हुआ भी, वहां से बच्चे निकल के हजारों की संख्या में SDM बन गए, कहीं PCS बन गए, कहीं डॉक्टर बने, कहीं इंजीनियर बने। और अभी आपने हाल में भी देखा साथियों, जो हापुड़ के अंदर हुसैनपुर में जो कोचिंग कॉलेज बना हुआ है, अभी उधर 65 बच्चों ने PCS की परीक्षा पास कर ली, वो सारे SDM बन गया, कोई कमिश्नर बन गया, कोई सेल टैक्स में गया, कोई इनकम टैक्स में गया। 65 बच्चों ने PCS की परीक्षा उत्तर प्रदेश की पास की, वो सारे SDM कहीं तहसीलदार बन गए, कहीं नायब तहसीलदार बन गए। इस तरह से साथी वहां पे हुआ, माने गरीबों के लिए इधर पे काम होता है साथी। और रही बात किसानों की साथी, उत्तर प्रदेश आप सबको पता है, पश्चिम से लेकर उत्तर तक गन्ने खेती होती है, वहां पर सिर्फ गन्ना ही गन्ना वहां मेन होता है। और गन्ने का जो दाम बढ़ाया तो सिर्फ मान्या बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया, और आज तक उधर समाजवादी पार्टी की सरकार भी पहले थी और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे किसी की भी हिम्मत नहीं है कि किसानों के लिए कोई काम कर दे, 100 रुपए 50 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा दे सर। बातें सभी करते, काम कोई नहीं करता सर। अब अभी भी 2-2 साल का पैसा उधर गन्ने का बाकी है, लेकिन एक भी धन्ना से बड़े बड़े मिल मालिक जो शक्कर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री के हैं, वो किसानों को पैसा नहीं दे रहे। लेकिन जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने कहा 1 हफ्ते के अंदर पैसा मिलना चाहिए किसानों को, 1 हफ्ते के अंदर पैसा मिलना चाहिए। नहीं मिला तो तुम्हारे मालिक को जेल में डालने का काम करेंगे साथियों। और सारी फैक्ट्रियां धनाधन 1 हफ्ते के अंदर सारा पेमेंट कर दी साथियों। ये खौफ होता है साथियों, ईमानदारी खौफ होता है। कभी चंदा नहीं लेते हम लोग कि धरना से तो चंदा लेने पार्टी चलाए साथियों। पार्टी हमारी चलती है, हमारी जो पार्टी के जो वर्कर हैं, इनके खून पसीने कमाई से हमारी पार्टी चलती है। किसी धन्ना सेठ के नोटों से ये बहुजन समाज पार्टी नहीं चलती साथियों। इसीलिए जब हम सत्ता में आते हैं तो हम गरीबों के लिए काम करते हैं, आदिवासियों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, किसी धन्ना सेठ के लिए काम नहीं करते साथियों। हम वो काम करते हैं जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हम बाबा साहब की विचारधारा पे काम करते हैं, महात्मा फुले की विचारधारा पे काम करते हैं, साहू की विचारधारा पे काम करते हैं, किसी धन्ना सेठ की प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते साथियों। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो सारा काम धन्ना सेठों के इशारे पे होता है, सारे काम धन्ना सेठों के। अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, बैड बैंक बनाया गया। अभी बैड बैंक समझ लीजिए क्या होता है। सरकार ने कहा बैड बैंक बनाएंगे हम, माने कि सरकार के लोगों ने बड़े बड़े धन्ना सेठों को हजारों करोड़ रुपया लोन दे रखा, हजारों करोड़ रुपया लोन दे रखा। वो लोन वापस नहीं मिल रहा। माने कि इतने बड़े हाई फाई लोग हैं, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, ऐसे तमाम और भी लोग हैं, ऐसे तमाम और भी लोग हैं जिनसे ये सरकार पैसा निकाल नहीं सकती, जिनसे सरकार ये पैसा निकाल नहीं सकती। तो कहा ये बैड बैंक बनाते हैं, और उस बैड बैंक में कहा
कि नीरव मोदी का अकाउंट वहां ट्रांसफर कर देंगे, विजय माल्या का अकाउंट हम वहां ट्रांसफर कर देंगे। अभी वर्ल्ड बैंक के जो लोग होंगे वो प्राइवेट बैंक वाले होंगे, ये लोग ही उनका पैसा निकालेंगे। मानी यदि उल्टी बात हो गई तो जो लोग पैसा लेके बैठ गए हैं उन्हीं से हम कह रहे हैं कि भैया अपना पैसा निकालने के लिए एक बैंक बना लो। तो बेवकूफी वाली बात नहीं हो रही सर। इस तरह से योजनाएं लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक बनाएंगे सर। माने कि 7 लाख करोड़, अब आप समझ लीजिए 7 लाख करोड़। आप लोग तो सब लोग, आपके घर में आटा फ्री नहीं है, लेकिन मोबाइल की क्रांति के डाटा फ्री है। कम से कम डाटा में आप उधर गूगल में जाके सर्च किया करिए कितना क्या चल रहा है इस देश के अंदर, कितना लोन धन्ना सेठों ने लिया है, कौन सी योजनाएं हो रही हैं, आप सबको अपडेट रहना चाहिए। तो अभी 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए भी सरकार ने धन्ना सेठों का माफ कर दिया, आपको पता भी नहीं। 7 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा होता है कि 7 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी नहीं पता कि 7 लाख करोड़ में कितने जीरो लगते हैं और ये जीरो कहां तक जाएंगे, ये जीरो कहां तक जाएंगे। माने ये पैसा सरकार ने धन्ना सेठों का माफ कर दिया, और इतना पैसा होता है कि हजारों यूनिवर्सिटी इतने पैसे में बनती, हजारों अस्पताल बन जाते, हजारों तो नहीं लाखों स्कूल बन जाते हैं, कई सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन जाती हैं जिसमें हजारों लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। और स्कूल बनते तो लाखों बच्चे उसमें फ्री में पढ़ते, यूनिवर्सिटी बनती तो लाखों यूनिवर्सिटी में बच्चे फ्री में पढ़ते सर। इतना सा पैसा सरकार ने राइट ऑफ कर दिया इन धन्ना सेठों का सर। और हम क्या कह रहे हैं, मोदी जी जिंदाबाद, वाह भाई वाह, कह रहे भाई बहुत अच्छा हो रहा है, बड़ा हिंदूवाद की बात चल रही है यहाँ पे। अरे एक बात देख लीजिए, वो सब बेच रहे हैं और आपको फंसा रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं। खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुषों का संघर्ष है ये। चाहे महात्मा फूले जी का संघर्ष हो, चाहे साहू जी का संघर्ष हो, चाहे परियार रामास्वामी साहब का संघर्ष हो, चाहे ज्ञानानंद स्वामी साहब का संघर्ष हो, चाहे बाबा साहब का संघर्ष हो, चाहे हमारे महापुरुष मानव श्री कांतीराम साहब का संघर्ष हो, आज उनका ही संघर्ष है कि आपको उन पार्टियों में भी इज्जत मिलती है जो हमारे समाज के बहरूपी उधर जाते हैं, वरना उधर भी इज्जत नहीं मिलती थी कभी भी। ये बीएसपी का संघर्ष है और बहुजन समाज के लोगों का संघर्ष है कि आज हम लोग इस स्टेज पे खड़े होकर के शान से आपके सामने दहाड़ रहे हैं सब। और यह बहुपुरुषों का संघर्ष है कि आप कुर्सी पे बैठ करके आप अच्छे कपड़े बैठ के बैठे हुए सब। ये महापुरुषों की देन साथी, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अगर महापुरुषों ने संघर्ष किया है तो आज हम इस लायक बने हैं। अगर हमने संघर्ष नहीं किया तब क्या होने वाला है, अगर हमने संघर्ष नहीं किया तब क्या होने वाला है। आने वाली जनरेशन, आने वाले जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आपके हैं, जो बड़े सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बच्चा जब पढ़ लिख जाएगा तब क्या करेगा, ये इन्हीं धन्ना सेठों का गुलाम बन जाएगा, इन्हीं धन्ना सेठों का गुलाम बन जाएगा। और वो आपसे पूछेगा कि पिताजी आपने कोई संघर्ष नहीं किया, आपने कोई संघर्ष किया होता, इतिहास के पन्नों से आपने कोई सीख ली होती तो कम से कम हम गुलाम नहीं बनते। आप तो गुलाम नहीं बने कि बाबा साहब ने संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, तो आप तो गुलाम नहीं बने। लेकिन आपने कोई संघर्ष नहीं किया और आपने अपनी बहन ने कोई देश की गद्दी तक नहीं पहुंचाया, इसीलिए हम गुलाम बन गए। ये वक्त है सर, ये वक्त की नजाकत को समझिए। ये वक्त बार बार नहीं आता, जो समय निकल जाता दोबारा नहीं आता सर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे पीछे मंच पे बैठे हुए हैं और जितने भी आगे बैठे हुए हैं लोग, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। जिम्मेदारी को निभाइए तो ईमानदारी से निभाइए, उस काम को मंजिल तक लेकर जाइए। जो सोच लिया, जो ठान लिया, उसको आगे बढ़ाएंगे। सपना देखिए, उसको सपने को पूरा करने के लिए कार्य भी करिए सर। कि अगर हमने सपना देखा है कि 2023 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर रहेंगे मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए आप सबको निकलना पड़ेगा। और ये दावे के साथ मैं कहता हूं, इस बार कोई भी बहुजन समाज के आंदोलन को रोक नहीं पाएगा और बहुजन समाज पार्टी 2023 में अपने दम पे सरकार बनाएगी। कोई भी गलतियां, हमने गलतियां सीखी हैं, अभी उपचुनाव हुआ है, जो गलतियां थी हमने सीख ली सर, उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं हम। सीख एक बार होती है, हम बहुत कम वोटों से कई सीटें हमने लूज की, लेकिन वो दर्द है हमारे अंदर, लेकिन उस दर्द को अब आपको पूरा करना होगा सर।
उस काम को आप पूरा करना होगा। कम से कम पंचायत का चुनाव होने वाला है, लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है, वार्ड का चुनाव होने वाला है, पार्षदी का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के अंदर आप नीला परचम पूरी जान से फहरा देना और बीएसपी के प्रत्याशी को जिता करके उसको भेज देना सर, तब ये बात बन जाएगी सर। इसलिए साथ मैं कहता हूँ कि जो काम करिए उसी तरह से करिए, ईमानदारी के साथ करिए, निष्ठा के साथ में करिए, तो काम आपका पूरा होगा सर। और राम जी गौतम आज आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, तो राज्यसभा सांसद बन गया है, ये भी पार्टी की दिन, ये माने बहन जी की शुरुआत है कि आज मैं आपके बीच में राज्यसभा सांसद बनकर आया हूँ। न मेरा कोई मेरे घर वाले कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, मेरे घर वाले कोई पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, न कोई मैं धन्ना सेठ का बेटा हूँ, मैं आपके बीच का बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ, अपने समाज का गरीब का बेटा सर, जो कभी आपके साथ में जब बैठता था, कहीं पीछे जाके बैठता था, वो आज आपके साथ में बैठा हूँ। अगर आप मेहनत से काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे, तो मैं दावे के साथ नहीं कहता हूँ इसमें आप में से भी कोई इधर राज्यसभा सांसद बन के बोल सकता था। इसलिए